फर्दर मोर जो रिस्क होता है ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिजल्ट करता है फ्रॉम द मैनेजमेंट फ्रॉड, जो कि ग्रेटर होता है एम्प्लॉयज़ फ्रॉड से। मतलब मैनेजमेंट ने जो फ्रॉड किया है वो ज़्यादा ग्रेटर होता है एम्प्लॉयज़ के फ्रॉड से, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो फ्रीक्वेंटली पोजीशंस के अंदर होता है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करने के लिए फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी वो ये कर सकता है ओवरराइड करने के लिए कंट्रोल्स प्रोसीजर्स जो कि डिज़ाइन किए गए हैं प्रिवेंट करने के लिए सिमिलर फ्रॉड्स, जो भी कंट्रोल्स को डिज़ाइन किए गए हैं रोकने के लिए फ्रॉड्स को, उसको भी वो क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। कैसे? बाय दी अदर एम्प्लॉयज़ के ज़रिए। वैन ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस, जब रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहा होता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेंटेन करेगा एटीट्यूड, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखेगा पूरे ऑडिट के दरमियान में। कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ द कंट्रोल, वो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कितना ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल्स को, एंड रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा फैक्ट्स को, जो ऑडिट प्रोसीजर्स जो है क्या वो इफेक्टिव हैं डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को, एंड डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को जो कि इफेक्टिव नहीं होते डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड को। मतलब जो भी प्रोसीजर्स बनाए गए हैं एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, वो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होता डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड को। रिक्वायरमेंट्स होता है एसेस का, डिज़ाइन करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, ऑडिटर को आइडेंटिफाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स फ्रॉड की वजह से, एंड डिज़ाइन करने के लिए प्रोसीजर्स डिटेक्ट करने के लिए सच मिस स्टेटमेंट्स। यानी जो रिक्वायरमेंट होता है एसेस का, डिज़ाइन करना एंड असिस्ट करना, ऑडिटर आइडेंटिफाइड करता है इससे, असेसिंग एंड असेस करता है रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, यानी वो रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड करता है, असेस करता है जो फ्रॉड की वजह से होता है, एंड डिज़ाइन भी करता है वो प्रोसीजर्स ताकि डिटेक्ट कर पाए सच मिस स्टेटमेंट्स को भी। केस स्टडी देखते हैं, केस नंबर 1 देखते हैं। जब ऑडिटिंग XYZ लिमिटेड, जब ऑडिटिंग हो रहा था XYZ लिमिटेड का, ऑडिटर जो है वो बोलता है मिस्टर महेश को, जो CEO है ऑफ द कंपनी, दैट देर वुड बी अ रीजनेबल, मतलब उसको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसको लगता है कि रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉड या तो एरर्स के लिए, जो मिस्टर महेश है वो, इफ़ एनी अकरेंस इन द अकाउंट्स, इफ़ एनी इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी अकरेंस होता है फ्रॉड्स का इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, यानी क्या है, जब वो ऑडिट कर रहा था XYZ लिमिटेड का, तो ऑडिटर जो है उसको बोला गया किसके द्वारा, मिस्टर महेश के द्वारा, जो कि CEO है कंपनी का। वो क्या बोल रहा है मिस्टर महेश, CEO किसको, ऑडिटर को क्या बोल रहा है, ऑडिटर को बोल रहा है कि देखिए आप रिस्पॉन्सिबल हो फ्रॉड या तो एरर्स के लिए, अगर कोई है तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो अगर कोई भी फ्रॉड एरर्स आप को मिलता है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। वो ऐसा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मिस्टर महेश बोल रहा है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड द एरर, ऐसे 240 क्या बोल रहा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिलेशंस में, फ्रॉड के रिलेशंस में, इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इसका नाम था। एन ऑडिटर जब कंडक्ट कर रहा है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्टेन करने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे वो फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, वेदर चाहे वो फ्रॉड से हो या तो एरर से हो, ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट को ध्यान में रखते हुए, अनअवॉइडेबल रिस्क जो होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के अंदर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो द ऑडिट इज़ प्रॉम्प्टली प्लान, अगर ऑडिट जो है वो प्रॉम्प्टली प्लान किया गया है एंड परफॉर्म्ड किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वाइल ऑब्टेनिंग, जब ऑब्टेन किया जाता है रीजनेबल एश्योरेंस, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेन करने के लिए एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, मतलब उसको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रख के चलना पड़ेगा ऑडिट के दरमियान में। कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर द मैनेजमेंट ओवर राइडिंग, मतलब वो ये भी देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कितना ओवर राइड कर सकता है कंट्रोल्स को, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा फैक्ट्स को, दैट जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो इफेक्टिव है डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि उसने जो ऑडिट प्रोसीजर बनाई वो कितनी इफेक्टिव है डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को, जो कि इफेक्टिव नहीं होती डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड को, यानी जो एरर के लिए प्रोसीजर बनाए गए हैं वो इफेक्टिव नहीं रहेगी किसके लिए, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। ऑडिटर जो है वो कंडक्ट करता है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस के हिसाब से ऑडिट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्टेन करने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है पूरे के पूरे वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट कॉज किया जाता है ड्यू टू फ्रॉड या तो एरर्स। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमिट करने के लिए मिस स्टेटमेंट्स को टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ऑन द टाइमली बेसिस, मतलब ऑडिटर की क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि वो कम्युनिकेट करे, क्या कम्युनिकेट करे कि मिस स्टेटमेंट्स है, अगर कोई भी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट पे टाइमली बेसिस के ऊपर उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है इसको, एंड कंसिडर द नीड्स, और उसको बताना भी पड़ता है कि नीड्स से रिपोर्ट करने के लिए इन फ्रॉड्स को, इन मिस स्टेटमेंट्स को, सॉरी इन मिस स्टेटमेंट्स को, किसको इन मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को। ही में ऑल्सो ऑब्टेन, वो ऑब्टेन भी करता है लीगल एडवाइस, किससे, वो ऑब्टेन करता है लीगल एडवाइस बिफोर, यानी पहले, जब वो रिपोर्ट दे रहा होता है ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस, या तो बिफोर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, या तो वो विड्रॉ कर रहा होता है एंगेजमेंट से, उससे पहले वो किससे डिस्कस करता है, लीगल एडवाइस लेता है, जब वो रिपोर्ट देने का होता है उसके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, या तो बिफोर, या तो वो विड्रॉल करने का होता है एंगेजमेंट को उसके पहले। ऑडिटर सेटिस्फाइड अगर होता है खुद से कि जो इफ़ेक्ट्स है ऑफ द फ्रॉड, अगर वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रही है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर, या तो एरर जो है वो करेक्ट कर दी गई है, इन केस ऑफ द मॉडिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर कन्फर्म्स द एक्सिस्टेंस ऑफ द फ्रॉड, और उसको यहाँ तक कंफर्म हो जाता है अगर कि फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसको कंफर्म हो जाता है कि फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या था, ऑडिटर्स, फिर से पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ। ऑडिटर्स ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा मिस स्टेटमेंट्स को अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को एट द टाइमली बेसिस, मतलब टाइमली बेसिस पर मैनेजमेंट को बताएगा कि आपका ये चीज़ें मिस स्टेटमेंट्स है आपके मिली है, एंड कंसिडर्ड द नीड्स, और ज़रूरत है रिपोर्ट करना इनको टू दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को। ही में ऑल्सो ऑब्टेन, वो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा लीगल एडवाइस किससे, बिफोर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस, यानी वो लीगल एडवाइस भी लेगा रिपोर्ट करने से पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, या तो बिफोर विड्रॉइंग, अगर वो विड्रॉल कर रहा है फ्रॉम द एंगेजमेंट उसके पहले। ऑडिटर सेटिस्फाइड अगर हो जाता है खुद से, तो वो इफेक्ट करेगा फ्रॉड जो है वो प्रॉम्प्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड जो है वो प्रॉम्प्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्रॉड जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखेगा। मतलब अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो इफेक्ट्स है फ्रॉड की वो अगर रिफ्लेक्ट कर रही है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस पे, या तो जो एरर्स है उसको करेक्ट कर दिया गया है इन केस ऑफ मॉडिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्रॉड, और उसको पता चल जाता है कि फ्रॉड है ही है, तब ये कम्युनिकेट करेगा किसको, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को एंड लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को। ऑडिटर शुड ऑल्सो एंड वो क्या लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर, और ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा, इम्प्लीकेशंस ऑफ द फ्रॉड की, इसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है फ्रॉड या तो एरर की, एंड वो फ्रेम भी करेगा उसकी रिपोर्ट के अंदर अप्रोप्रिएटली। इन केस ऑफ द फ्रॉड, अगर फ्रॉड होता है तो सेम शुड बी डिस्क्लोज्ड, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स नहीं किया गया है तो उसको सूटेबली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं किया गया। केस 2 देखते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द एबीसी लिमिटेड, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट किया गया है एबीसी लिमिटेड का, उसके बाद फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट किया गया है कि फ्रॉड जो था वो डिटेक्ट किया गया है ऑफिस ऑफ द ऑडिटी, फ्रॉड जो था वो डिटेक्ट किया गया है एट द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटी, ऑडिटी के ऑफिस में फ्रॉड को डिटेक्ट किया गया है। जो मैनेजमेंट है ऑफ द कंपनी वो एलेज्ड कर रहा है कि ये फेलियर है किसके पार्ट पे, ऑडिटर के पार्ट पे, ऑडिटर फेल हो गया डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड, एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉट डिटेक्टिंग द फ्रॉड इन द कंपनी। डिटेक्शंस ऑफ द फ्रॉड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया है उसके बाद अगर कोई भी डिटेक्शन होता है फ्रॉड का तो क्या होगा। एज़ पर ऐसा 240 जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड की, वो किसके पास रहती है, तो दोज चार्ज विद द गवर्नेंस के पास रहती है ऑफ द एंटिटीज़ एंड द मैनेजमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट जो है वो ओवरसाइट करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट को ओवरसाइट किया जाना चाहिए दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस के द्वारा। ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करता है फ्रॉड प्रिवेंशन के ऊपर, जो रिड्यूस कर देगा अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फ्रॉड जो कि टेक प्लेस हो रही है, एंड फ्रॉड डिटरेंस विच कुड परस्यू द इंडिविजुअल नॉट टू कमिट द फ्रॉड, क्योंकि उनको लगेगा कि डिटेक्शंस हो जाएगा फ्रॉड का एंड पनिशमेंट भी मिलेगी। सच सिस्टम रिड्यूसेस, ये सिस्टम्स रिड्यूस कर देगा एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड्स एंड एरर, ये सिस्टम क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा फ्रॉड्स एंड एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ को ऑडिटर कंडक्ट करता है।
जब ऑडिटर कंडक्ट करता है ऑडिट अकॉर्डिंग्स विद द एसेस, वो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑब्टेन करने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि टेकन किया गया है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फॉर्म द मटीरियल स्टेटमेंट्स, वेदर कॉस्ट या तो वो कॉस्ट किया जाता है फ्रॉड या तो एरर की वजह से, ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट को ध्यान में रखते हुए अनअवॉइडेबल रिस्क भी होता है सब मटीरियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, इवन दो जो ऑडिट होता है वो प्रॉपरली प्लान परफॉर्म किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो रिस्क होता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाता है वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होते हैं। जो रिस्क क्या होता है कि डिटेक्ट नहीं हो पाया है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो रिजल्ट करेगा फ्रॉड जो कि ज़्यादा होता है, जिसके अंदर क्या होता है रिस्क ज़्यादा होता है, जो भी डिटेक्ट नहीं होता है एक किसके रिजल्ट से, एरर के रिजल्ट से। दिस इज़ बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि जो फ्रॉड होता है वो उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही सूझबूझ के साथ फ्रॉड किया जाता है, एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स की वजह से जो कि डिज़ाइन की गई है कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए उसको, सच एज फॉल्चरी इसके अंदर होता है, डेलिबरेट फॉर फेलियर्स होता है, रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स या तो इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशंस किया जाता है ताकि ऑडिटर को लगे कि सब कुछ सही चल रहा है। सच अटैम्प्ट्स जो होते हैं वो कंसीलमेंट के लिए किए जाते हैं, इवन मोर डिफ़िकल्ट, ये और डिफ़िकल्ट बना देते हैं डिटेक्ट करने के लिए। अगर एकम्प्लिस्ट किया जाए इसको, मतलब मिली भगत हो कल्यूजन्स के साथ किया जाए तो ये बहुत ही क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करने का। सब्सिक्वेंट डिस्कवरी अगर होती है मटीरियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस की, तो वो क्या करेगा, रिजल्ट करेगा फ्रॉड या तो एरर्स जो एग्जिस्ट करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड जब कवर्ड किया गया है ऑडिटर्स के रिपोर्ट के अंदर डस नॉट। फिर से देखते हैं, जो सब्सिक्वेंट डिस्कवरी होती है मटीरियल में स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, वो क्या रिजल्ट करता है, वो रिजल्ट किससे होती है, फ्रॉड या तो एरर की वजह से होती है जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे पीरियड के दरमियान में जिसको कवर्ड किया गया था ऑडिटर्स के रिपोर्ट के अंदर। डस नॉट इन इटसेल्फ इंडिकेट्स वेदर, ये इंडिकेट नहीं करता कि जो ऑडिटर है उसने एडहेर नहीं किया है बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि गवर्न कर रहे थे ऑडिट को। क्वेश्चन होता है कि जो ऑडिटर है क्या उसने एडहेरेंस किया था बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, क्या उसने ऑडिट जो था उस ऐसे के हिसाब से किया था, सच एज परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क विद रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैटर्स, डिटेल्स जो थी ऑफ द ऑडिट प्लान्स एंड रिलायंस प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स, नेचर एंड द एक्सटेंट्स ऑफ द कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव टेस्ट कैरिड आउट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसने की थी। जो ये सारी चीज़ें ऐसे के हिसाब कैसे ऐसे के अंदर लिखी गई, ये सारी चीज़ें की थी उसने, बोले हाँ की थी। इज़ डिटरमाइंड बाय द एडिक्वेंसीज ऑफ द प्रोसीजर्स अंडरटेकन इन सर्कमस्टेंसेस एंड सब्सटेंटियली ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर्स। और ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट जो है उसके अंदर ये सारे प्रोसीजर्स करते हुए ही अपनी रिपोर्ट बनाई है, कंक्लूजन तक वो इन सारी रिपोर्ट के बेस पे ही पहुंचा है। अगर ऐसा है तो ऑडिटर लायबल नहीं होता। द लायबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर फॉर फेलियर टू डिटेक्ट द फ्रॉड एग्जिस्टेंस ओनली, ये तभी होगा जब सच फेलियर क्लियरली ड्यू करता है कि एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल नहीं रखी गई थी ऑडिटर के द्वारा। दस इन इंस्टेंट केसेस, मतलब ज़्यादातर केसेस के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर फ्रॉड जो डिटेक्ट होता है तो इट सेल्फ कैन नॉट बी मीन्स, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑडिटर ने परफॉर्म नहीं किया गया है उसकी ड्यूटीज़ प्रॉपरली। अगर ऑडिटर प्रूव कर देता है उसके पेपर्स के मदद से, यानी उसके डॉक्यूमेंट्स की मदद से कि उसने फॉलो किया था एडिक्वेट प्रोसीजर्स जो कि ज़रूरी था फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द सेम। अगर सेम कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाया तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द फ्रॉड देखते हैं, ऐसे 240 फर्दर एक्सप्लेन करता है एग्जांपल देके सर्टेन रिस्क फैक्टर्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो रिलेट करेगा पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द फ्रॉड को, जो कि कंडक्ट किया गया है बाय द ऑडिटर, जो टेल्थ करता है फॉलोइंग पैराग्राफ्स। इसके अंदर क्या आता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आता है। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को डिफाइन किया गया है इवेंट या तो कंडीशंस जो इंडिकेट करता है इंसेंटिव्स या तो प्रेशर्स कमिट करने के लिए फ्रॉड को, प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ टू कमिट द फ्रॉड। एग्जांपल के तौर पे आइडेंटिफाइड फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है एग्जांपल्स ऑफ सच फैक्टर्स जो फेस्ड किए जाते हैं
बाय द ऑडिटर्स इन द ब्रॉड रेंज ऑफ द सिचुएशंस, यानी ज़्यादा रेंज के सिचुएशंस के अंदर ज़्यादातर यही सारे चीज़ें देखी जाती हैं. सेपरेटली presented are the examples relating to the two types of the frauds relevant to the auditor's considerations. यानी ये दो को सेपरेटली 2 एग्जांपल्स के तौर पे बताया गया है कि कैसे कैसे फ्रॉड होता है. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ द एसेट्स, यानी फ्रॉडुलेंट मतलब गलत तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट देना एंड मिस अप्रोप्रिएशंस करना असेट्स का. फॉर ईच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 कंडीशंस के अंदर, जो कि जनरली प्रेजेंट करती है जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड अकर्स होता है. क्या क्या 3 है? इंसेंटिव्स या तो प्रेशर्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड एटीट्यूड्स रेशनलाइजेशंस. फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के अंदर 2 था. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था, उसकी वजह से होने वाले फ्रॉड, और दूसरा क्या था? मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द एसेट्स की वजह से होने वाले फ्रॉड. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या था? इंसेंटिव्स या तो प्रेशर्स, अपॉर्चुनिटीज़, एटीट्यूड्स, रैशनलाइजेशंस. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स में क्या था? इंसेंटिव्स, प्रेशर्स, अपॉर्चुनिटीज़, एटीट्यूड, रैशनलाइजेशंस. इन तीनों में सेम आता है. ऑल्दो जो रिस्क है फैक्टर्स का वो ब्रॉडली रेंज करता है ऑफ द सिचुएशंस जहाँ पर एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर में आइडेंटिफाइड द एडिशनल या तो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स. ऑडिटर आइडेंटिफाइड करता है एडिशनल या तो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स. नॉट ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर रिलेवेंट. सारे एग्जाम्पल रिलेवेंट नहीं है इन सारे सर्कमस्टेंसेस में. सम जो होते हैं मतलब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वो ग्रेटर या तो लेस सिग्निफिकेंस हो सकते हैं एंटिटीज़ के लिए. डिफरेंट साइज़ के ऊपर वो बेस्ड करेगा, विद द डिफरेंट ओनरशिप के ऊपर वो बेस करेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स या तो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस करेगा कि कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वो सफिशिएंट है. ऑल्सो जो ऑर्डर होता है एग्जाम्पल्स का ऑफ द रिस्क फैक्टर्स वो प्रोवाइड नहीं करता है इंटेंशंस रिफ्लेक्ट करने के लिए रिलेवेंट इंपॉर्टेंस या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस के कितने फ्रीक्वेंटली वो अकर होंगे और कितने इंपॉर्टेंस है वो, ये सब यहाँ पर नहीं बताता है. ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? कैरेक्टरिस्टिक, सर्कमस्टेंसेस, एंटिटीज़ के साइज़ के ऊपर, ओनरशिप के ऊपर, इन सब पर डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम्पल सुटेबल रहेंगे. रिस्क फैक्टर्स जो रिलेट करता है तो मिस स्टेटमेंट्स अराइज होते हैं वो अगर फ्रॉम दी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो रिलेट करता है मिस स्टेटमेंट्स जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से. इसके अंदर क्या आता है? तो इंसेंटिव्स या तो प्रेशर्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या तो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेटन्ड बाय द इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज या तो एंटिटीज ऑपरेशंस कंडीशंस सच एज. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या तो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से यहाँ पर इंसेंटिव या तो प्रेशर होता है. कि कौन लगाता है? ये इकोनॉमी लगाती है, इंडस्ट्री लगाती है, एंटिटीज़ ऑपरेटिंग कंडीशंस की वजह से ये होता है. इसके अंदर क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ द कॉम्पिटिशन्स की वजह से हो सकता है प्रेशर लग सकता है, या तो मार्केट स्टैचुरेशंस की वजह से होता है, मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है. एकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग द मार्जिन्स, और मार्जिन्स कम होने की वजह से हो सकता है. हाई वल्नरेबिलिटीज़ टू द रैपिड चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं. ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में पाया जाता है कि ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही हैं चीज़ें. सच एज चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, या तो इंटरेस्ट रेट्स सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस अगर हो रहा है मतलब कस्टमर्स की डिमांड कम हो रही है. एंड इंक्रीज बिजनेस फेलियर्स, बिजनेस के फेलियर्स बढ़ रहे हैं इन आइदर इंडस्ट्रीज़ या तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर. इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है या तो पूरी इकोनॉमी में हो सकता है. ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग, बहुत ही सारे लॉस हो रहा है धंधे के अंदर. जो ट्रीट करेगा बैंक्रप्सी, इससे क्या होगा? बैंक्रप्सी हो जाएगी मतलब नादार हो जाएंगे. फोर क्लोजर्स यानी बंद करने की सिचुएशन आ सकती है. हॉस्टाइल टर्नओवर इमिनेंट, यानी टर्नओवर भी गिर जा रहा है. रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज जो है वो नेगेटिव बोल रहे हैं फ्रॉम द ऑपरेशंस वाले. या तो इनएबिलिटीज़ होती है जनरेट करने के लिए कैश फ्लोज ही जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी फ्रॉम द ऑपरेशंस. जब रिपोर्ट किया जाता है अर्निंग्स या तो अर्निंग्स ग्रोथ, नए अकाउंटिंग करने की वजह से हो सकता है. स्टैट्यूटरी या तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, यानी सेबी आरबीआई की रिक्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है. अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर क्या होता है? तो नेचर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज़ या तो एंटिटीज़ का ऑपरेशंस जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़, मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है किसको? फ्रॉड करने वाले को. क्या वो ईजिली फ्रॉड कर सकता है. टू एंगेज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट कैन अराइजेज फ्रॉम द फॉलोइंग.
ये नीचे दिए गए की वजह से हो सकता है, अराइज हो सकता है। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर नहीं दिए गए। सिग्निफिकेंट कौन से ट्रांजेक्शन किए गए, रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन्स किए गए, या तो रिलेटेड पार्टी एंटिटीज़ जो कि ऑडिट नहीं की गई है, या तो ऑडिटेड बाय द अनदर फॉर्म, कोई अनदर फॉर्म उसका ऑडिट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस, या तो एबिलिटीज़ टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर्स। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस होती है या तो एबिलिटी होती है किसी को डोमिनेट करने का, मतलब किसी से बड़ा बनने का सर्टेन इंडस्ट्रीज सेक्टर्स के अंदर। ये अलाउ करता है एंटिटीज़ को डिक्टेट करने के लिए टर्म्स या तो कंडीशंस, यानी डिक्टेट मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ने के लिए अलाउ कर देता है एंटिटीज़ को टू द सप्लायर्स या तो कस्टमर्स की गई टर्म्स एंड कंडीशंस। दे में रिजल्ट, ये रिजल्ट करता है इनअप्रोप्रिएट या तो नॉन आर्म्ड लेंथ ट्रांजेक्शन्स, यानी इनअप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। नॉन आर्म लेंथ मतलब जिस नॉर्मल प्राइस पर जैसे दिए जाते थे मार्केट के अंदर, उससे क्या करेंगे, कम भाव में भी दे सकते हैं या तो उससे ज़्यादा भाव में भी दे सकते हैं। ये क्या होता है, नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। असेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस जो कि बेस्ड करे जाएंगे सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स के ऊपर, मतलब एस्टिमेट्स के बेसिस के ऊपर एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर जजमेंट लगाया जाता है, या तो अनसर्टेनिटीज़ होती है जो कि डिफ़िकल्ट होती है कोराबरेट करने के लिए। सिग्निफिकेंट अनयूजुअल या तो हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स अगर होते हैं, स्पेशली जहाँ पर क्लोज पीरियड किया जाता है एंड के अंदर, मतलब 31 मार्च के दिन पे ऐसे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं जो डिफ़िकल्ट कर देता है, जो डिफ़िकल्ट बना देता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म्स को क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब रियलिटी ओवर लीगलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स अगर हैं, या तो सब्सिडीज़ है या तो ब्रांच ऑपरेशंस है, कहाँ पर टैक्स हेवन जुरिडिक्शंस के अंदर, मतलब टैक्स हेवन कंट्रीज़ के अंदर, टैक्स हेवन जुरिडिक्शंस के अंदर सिग्निफिकेंट अकाउंट्स खोल के रखे हैं कंपनी ने, उसकी सब्सिडरी खोल कर रखी है, तो ब्रांच ऑपरेशंस करके रखे हैं जहाँ पर अपीयर किया जाता है कोई क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशंस, जहाँ पर अपीयर्स किया जाता है, यानी वहाँ पर उसका कोई बिज़नेस ही नहीं है, कोई मतलब वहाँ पर जाके देखो तो कुछ भी है ही नहीं वहाँ पर उसका कुछ भी बिज़नेस, फिर भी उसने वहाँ पर सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स खोल के रखे हैं, सब्सिडरीज खोल के रखी है, ब्रांच ऑपरेशंस कर रहा है वो वहाँ पर से, टैक्स हेवन जुरिडिक्शंस में से, तो ये भी क्रिएट करता है फ्रॉड को। एटीट्यूड्स या तो रेशनलाइजेशंस, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट्स या तो एनफोर्समेंट ऑफ द एंटिटीज़ वैल्यू, या तो एथिकल स्टैंडर्ड्स बाय द मैनेजमेंट, या तो कम्युनिकेशंस ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज़, या तो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो कि इफ़ेक्टिव नहीं है, यानी एटीट्यूड ही बन जाता है, रैशनलाइजेशन ही बन जाता है फ्रॉड करना। इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन, इम्प्लीकेशन, सपोर्ट्स, ये तो एनफोर्समेंट ऑफ द एंटिटीज़ वैल्यूज़, एथिकल स्टैंडर्ड्स बाय द मैनेजमेंट, या तो कम्युनिकेशंस ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट वैल्यू, या तो एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। ये कैसे हमको ये इफ़ेक्टिव नहीं होती, ये कैसे हमको जानने मिलेगा, तो नोट द हिस्ट्री, हमको देखना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ द वायलेशन, कितनी बार कंपनी लॉ रेगुलेशंस और उनको तोड़ के बैठी है। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय द मैनेजमेंट, कितना इंटरेस्ट है मैनेजमेंट का मेंटेन करने के लिए या तो इंक्रीज़ करने के लिए एंटिटीज़ की इन्वेंटरी प्राइस को या तो अर्निंग ट्रेंड्स को। मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, यानी मैनेजमेंट को पता है कि ये डेफिशिएंसी है, लेकिन वो क्या करता है, क्या करता है उसको सही नहीं करता, डेफिशिएंसी को करेक्ट नहीं कर पाता। इनिटियल कंट्रोल्स ऑन द टाइमली बेसिस, किसके अंदर होती है ये डेफिशिएंसी, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर होती है, और मैनेजमेंट को पता होने के बावजूद भी वो इसको करेक्ट नहीं करता है। एंड इंटरेस्ट बाय द मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयड्स करने के लिए इनअप्रोप्रिएट मीन्स के अंदर, मतलब गलत चीज़ें करने के अंदर, मिनिमाइज़ करने के लिए रिपोर्टिंग अर्निंग्स फ्रॉम द टैक्स मोटिवेटेड रीजंस, यानी जितनी अर्निंग्स है उसको कम बताने के उसका क्या होता है, इंटेंशन होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, ताकि वो क्या कर पाए, कम बताएगा तो टैक्स कम भरना पड़ेगा, वैसा कुछ वैसा मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है। उस वजह से भी फ्रॉड्स हो सकते हैं। ओनर मैनेजर्स अगर दोनों सेम है, ओनर मैनेजर अगर एक है, जहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों के बीच में, पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बीच में, तो तब भी ये चीज़ें फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द करंट या तो प्रिसीडर्स ऑडिटर इज स्ट्रेंथ एज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग, मतलब दोनों के बीच में बड़े झगड़े चलते रहते हैं मैनेजमेंट के बीच में, एंड करंट या तो प्रिसीडर्स, करंट यानी अभी जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है वो, या तो प्रिसीडर्स यानी मतलब उसके पहले जिसने ऑडिट किया था उसके बीच में, दोनों के बीच में बहुत ही झगड़े चलते हैं। स्ट्रेंथ है माहौल,
एग्जिबिट किया जाता है। ये कैसे हम पता पड़ेगा? फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं करंट या तो प्रीसीडर्स ऑडिटर्स ऑन द अकाउंट्स ऑडिटिंग या तो रिपोर्टिंग मैटर्स के ऊपर, दोनों में झगड़े चलते रहते हैं, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अनरीजनेबल डिमांड, ऑडिटर की बहुत सारी अनरीजनेबल डिमांड्स होती है, सच एज अनरियलिस्टिक टाइम कंस्ट्रेंट रिगार्डिंग द कंप्लीशंस, मतलब ऑडिटर बोलता है कि इतना टाइम पीरियड में तो होगा ही नहीं, हमको ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए ऑफ द ऑडिट। या तो इश्यूएंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, या तो वो बोलता है कि हम इतने पीरियड में तो रिपोर्ट इश्यू ही नहीं कर पाएंगे, हमको ज़्यादा पीरियड चाहिए। तो वो ऐसी वैसी डिमांड होती है, अनरीजनेबल डिमांड होती है ऑडिटर की। रिस्ट्रिक्शंस जो होता है ऑडिटर का कि इनअप्रोप्रिएट टाइम लिमिट एक्सेस की जा रही है टू द पीपल्स, या तो इन्फॉर्मेशंस या तो एबिलिटीज़ कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। रेस्ट्रिक्शंस किया जाता है, ऑडिटर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाला जाता है, अप्रोप्रिएट लिमिट बता दी जाती है उनको, क्या आप इन पीपल से बात नहीं करोगे, इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, या तो एबिलिटीज़ कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट किसी से भी करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है किसके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर। आप दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस से भी बात नहीं कर सकते, ऐसे सब कम्युनिकेशंस डाल दिए, ऐसे सब कम्युनिकेशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते हैं ऑडिटर के। डोमिनरिंग मैनेजमेंट बिहेवियर्स इन डीलिंग विद द ऑडिटर्स स्पेशली इन्वॉल्विंग द अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, यानी मैनेजमेंट का बिहेवियर ऐसा हो जाता है जहाँ पर ऑडिटर डील कर रहा होता है, जहाँ पर वो इन्फ्लुएंस कर देता है, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस कर देता है स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क को, यानी ऑडिटर के वर्क को बढ़ा देता है, उसका दायरा बढ़ा देता है। सिलेक्शंस या तो कंटिन्यूएंस करने के लिए पर्सनल असाइनमेंट ऑफ द पर्सनल असाइनमेंट, या तो कंसल्टेट ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ पर क्या है? डोमिनरिंग द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डोमिनर कर जाता है, मतलब मैनेजमेंट उसका दायरा बढ़ा देता है, स्कोप बढ़ा देता है, किसकी? ऑडिटर्स की वर्किंग की, जिससे ऑडिटर सिलेक्ट नहीं कर पाता है और कंटिन्यू भी नहीं कर पाता है जो उसको सिलेक्ट करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए ऑडिट के लिए। ऐसा जानबूझ के किया जाता है। रिस्क फैक्टर्स जो अराइज किए जाते हैं फ्रॉम द मिस स्टेटमेंट्स, जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एन असेट्स, असेट्स की वजह से, मिस अप्रोप्रिएशन की वजह से जो भी रिस्क फैक्टर्स अराइज होते हैं यहाँ पर क्लासिफाइड किया जाता है। रिस्क फैक्टर्स जो है वो रिलेट करते हैं मिस स्टेटमेंट्स, जो कि अराइज कहाँ से होता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स से होते हैं। ये क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द थ्री कंडीशन, तीन कंडीशंस के हिसाब से इसको देखा जाता है। प्रेजेंट्स के अंदर जब फ्रॉड एग्जिस्ट करता है, यानी प्रेजेंट के अंदर अगर फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है, इंसेंटिव्स या तो प्रेशर्स है, या तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड एटीट्यूड्स रैशनलाइजेशंस, इन तीन को देखा जाता है इसके अंदर। इन तीन के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है इसको, तीन कंडीशंस के बेसिस पे। सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स रिलेट करता है टू द मिस स्टेटमेंट्स, वो अराइज होता है फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से रिस्क फैक्टर्स अराइज होते हैं। ये प्रेजेंट करता है जब मिस स्टेटमेंट्स अराइज होते हैं फ्रॉम द मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द एसेट्स अकर्ड, जब मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द एसेट्स जो है वो अकर्ड होती है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स, फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं रिस्क फैक्टर्स के रिलेटिंग टू द मिस स्टेटमेंट्स जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स, इंसेंटिव्स या तो प्रेशर्स। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो क्रिएट करता है प्रेशर्स, किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर या तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जब एक्सेस किया जाता है कैश या तो अदर एसेट्स को, जो कि ससेप्टिबल होता है टू थेफ्ट टू द मिस अप्रोप्रिएशंस, थेफ्ट टू द मिस अप्रोप्रिएट दोज एसेट्स। यानी क्या होता है? पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है, मतलब लोगों की खुद की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है, मतलब उनके पास पैसे की कमी होती है, उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? प्रेशर्स क्रिएट होता है मैनेजमेंट के ऊपर या तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ये दोनों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की वजह से, विद एक्सेस कैश, जहाँ जिनके पास एक्सेस कैश होता है या तो अदर असेट्स होती है ससेप्टेबल टू द थेफ्ट, यानी वो लोग क्या, उनका इरादा हो जाता है, फिर चोरी का इरादा हो जाता है, मिस अप्रोप्रिएट करने का इरादा हो जाता है असेट्स को। एडवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एंटिटीज़ एंड द एम्प्लॉयज़, दोनों के बीच में एडवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब एम्प्लॉयज़ कुछ बोल रहे हैं और मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, और मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है तो एम्प्लॉय नहीं मान रहा है। वैसा बिटवीन किसके बिटवीन में होता है? ये एंटिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ के बिटवीन में होता है। एंटिटीज़ मतलब मैनेजमेंट ही हुआ, तो इन दोनों के बीच में होता है एडवर्स रिलेशनशिप, जहाँ पर एक्सेस किया जाता है कैश को, या तो अदर असेट्स ससेप्टेबल्स टू द थेफ्ट, मतलब चोरी होने के चांसेस होते हैं।
may motivated to those employees to misappropriate those assets। ये मोटिवेट करता है ऐसा जब एडवर्स होता है तो इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाता है कि असेट्स को चुरा लेना है, थेफ्ट कर लेना है, मिसअप्रोप्रिएट कर लेना है। एग्जांपल के तौर पे एडवर्स रिलेशनशिप अगर क्रिएट किया जाता है नोन या तो एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉयज़ ले ऑफ के ऊपर, यानी जानते हुए या तो फ्यूचर में ऐसा करने के लिए ही एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, मतलब लेआउट बनाया जाता है, ले ऑफ किया जाता है। रिसेंट या तो एंटिसिपेटेड चेंजेस टू द एम्प्लॉयज़, मतलब अभी अभी चेंज किया गया है एम्प्लॉयज़ को, या तो एंटिसिपेटेड मतलब यानी ऐसा किया जाता है, चेंजेस करने का प्लानिंग किया जाता है। एंटिसिपेटेड मतलब प्लान एक टाइप का बनाया जाता है चेंज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किया तो बेनिफिट प्लान्स के अंदर प्रमोशंस, कंपनसेशंस या तो अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंस विद द एक्सपेक्टेशंस, मतलब उनके पास उनका जितना एक्सपेक्टेशंस होता है उतना उनको मिल नहीं पाता है। क्या प्रमोशंस, कंपनसेशन या तो अदर रिवॉर्ड्स, उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ भी क्या करते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती है, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है ससेप्टेबिलिटी ऑफ द एसेट्स मिस अप्रोप्रिएशंस की। फॉर एग्जांपल्स के तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स की इंक्रीज़ हो जाती है जब लार्ज अमाउंट ऑफ द कैश या तो हैंड जो होता है, अगर कैश इन हैंड जो होता है या तो प्रोसेस किया जाता है, मतलब बहुत सारा कैश एंटिटीज़ के अंदर आके पड़ा है तो एम्प्लॉयज़ की लागत और मैनेजमेंट की क्या बिगड़ेगी, दानत बिगड़ेगी। इन्वेंटरीज आइटम्स जो कि किसके अंदर है, स्मॉल साइज़ के अंदर है, हाई वैल्यू जो ज़रात है, मतलब ज्वेलरीज मिलरीज हो गई, गोल्ड मोल्ड हो गया, वैसी कुछ है इन्वेंटरीज़ के अंदर, तो उसके अंदर भी दानत बिगड़ सकती है मैनेजमेंट की एंड एम्प्लॉयज़ की, या तो हाई डिमांड हो सकती है उसकी, जो भी इन्वेंटरी है उसकी। इजीली कन्वर्टेबल असेट्स अगर हैं जिसके अंदर क्या आता है, बैरल बॉन्ड्स आता है, डायमंड्स आते हैं या तो कंप्यूटर चिप्स आती है, इसके अंदर भी एम्प्लॉयज़ या तो मैनेजमेंट फ्रॉड करने के चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा। फिक्स असेट्स जहाँ पर स्मॉल इन द साइज़ है, मार्केट है, या तो लार्ज ऑब्जर्वेबल है, यानी प्रीशियस थिंग्स जो बोलते हैं, स्मॉल साइज़ छोटी है, मार्केट उस मार्केटेबल है, मतलब ज़्यादा मार्केटेबल है, और उसकी हाई ऑब्जर्वेशंस के अंदर अगर उसको रखा गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी ओनर्स, इनमें भी क्या होता है, दानत बिगड़ सकती है एम्प्लॉयज़ की या तो मैनेजमेंट की। इन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स, अगर इन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स है असेट्स के ऊपर, जो कि इंक्रीज़ कर देता है ससेप्टेबिलिटी, मतलब चांसेस किसके, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स के। एग्जांपल के तौर पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स होता है वो अकर्ड होता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग की वजह से। इन एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज़, सबको प्रॉपरली बांटा नहीं गया है कि किसको क्या काम करना है, या तो इंडिपेंडेंट चेक्स नहीं लगाया गया है, कि सिक्योरिटी गार्ड मार्ड नहीं लगाया गया है, कैमरे मेमरे नहीं लगाया गया है। इनएडिक्वेट ओवरसाइट्स ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी सीनियर मैनेजमेंट जो भी एक्सपेंडिचर्स कर रहा है उसका एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, अदर रिएम्बर्समेंट के ऊपर, वो सब बरोबर से देखा नहीं जा रहा है। इनएडिक्वेट रिकॉर्ड्स कीपिंग विथ रेस्पेक्ट टू द एसेट्स के बरोबर से रिकॉर्ड अब नहीं रखे जा रहे हैं। इनएडिक्वेट सिस्टम्स ऑफ द अनऑथोराइजेशंस, इनएडिक्वेट सिस्टम्स ऑफ द ऑथराइजेशन, जिसको साइन करनी चाहिए थी वो साइन नहीं कर रहा है, उसके बदले कोई दूसरा साइन कर रहा है। एंड अप्रूवल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, एग्जाम्पल के तौर पर इन परचेसिंग, एडिक्वेट फिजिकल सेफ गार्ड ओवर द कैश, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज या तो फिक्स एसेट, इनका फिजिकल सेफ गार्ड भी इनएडिक्वेट है। लैक ऑफ द कंप्लीशंस एंड द टाइमली रिकन्सिलेशंस ऑफ द एसेट्स, कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, लैक है कंप्लीशंस के ऊपर, एंड टाइमली रिकन्सिलेशंस भी नहीं बनाया गया है एसेट्स का कि कितने एसेट्स कंपनी के पास हैं। लैक ऑफ द उसके बाद क्या था, हाँ, लैक ऑफ द टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, सबका डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है ट्रांजेक्शन्स का। एग्जांपल के तौर पे क्रेडिट फॉर द मर्चेंडाइज रिटर्न्स, मतलब जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं उसका क्या प्रॉपरली ट्रांजेक्शन्स नहीं किया गया है, उसकी एंट्रीज भी नहीं की गई है, उसका डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपरली नहीं रखा गया है। लैक ऑफ द टाइमलीनेस, टाइम नहीं है, एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं किया जा रहा है ट्रांजेक्शन्स का। इसके अंदर होता है क्रेडिट्स फॉर द मर्चेंडाइज रिटर्न्स, जो भी क्रेडिट्स मर्चेंडाइज रिटर्न से आ रहा है उसको भी बराबर से प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा है उस ट्रांजेक्शन को, क्योंकि टाइम नहीं है। लैक ऑफ द मैंडेटरी वैकेशंस फॉर द एम्प्लॉयज़, परफॉर्मिंग द की कंट्रोल फंक्शंस, मतलब की जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है बंदा एंटिटीज़ क्या, उसको ज़्यादा बड़े बड़े वैकेशंस दिए जा रहे हैं। लैक ऑफ द मैंडेटरी वैकेशंस फॉर द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग द की
लैक ऑफ द मैंडेटरी वैकेशन, नहीं यहाँ पर क्या है, मैंडेटरी वैकेशन मतलब जो की बंदा है जिसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, जिसके ऊपर बर्डन है, उसको काम से छुट्टी नहीं दी जा रही है, उसको मैंडेटरी जो वैकेशन उसको मिलना चाहिए, उसको मिल ही नहीं रहा है, वैसा कुछ होगा तो उसके ऊपर भी प्रेशर्स होगा, तो उसको भी हो सकता है वो भी फ्रॉड कर दे, या तो मिस अप्रोप्रिएशन कर दे एसेट्स का। लैक यहाँ पर क्या होता है, लैक्स ऑफ द मैंडेटरी वैकेशंस मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ जो की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, की कंट्रोल्स को संभाले हुए हैं, वैसे एम्प्लॉयज़ को मैंडेटरी वैकेशंस देना ही चाहिए। अगर उनको नहीं दे रहे हो तो वो हो सकता है कि वो लैग कर जाएँ ये इस असेट्स की सिक्योरिटीज़ को रखने के अंदर। तो लैक ऑफ द मैंडेटरी वैकेशंस मतलब जो मैंडेटरी वैकेशंस जो भी एम्प्लॉयज़ जो की पोजीशंस पे बैठे हुए की फंक्शंस को संभाल रहे हैं उनको देने चाहिए। अगर नहीं दोगे तो मिस अप्रोप्रिएशंस हो सकता है एसेट्स का। इनएडिक्वेट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द इन्फॉर्मेशंस, मैनेजमेंट को ही पता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेशंस में, जहाँ पर जो एनेबल कर देगा इन्फॉर्मेशन आईटी को, मतलब जो एनेबल कर देगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़ को पर ट्रेड करने के लिए मिस अप्रोप्रिएशन। मतलब अगर मैनेजमेंट को ही आईटी का नॉलेज नहीं है तो एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट को कुछ भी पढ़ा के कुछ भी पट्टी पढ़ा के उनसे क्या करेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन कर देंगे एसेट्स का, जिस एम्प्लॉयज़ को आईटी की नॉलेज होगी वो लोग। इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल्स, मतलब इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, ओवर द ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स, यानी जो कंट्रोल्स लगाने चाहिए वो कंट्रोल्स नहीं लगे हुए हैं ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स के ऊपर, इंक्लूडिंग कंट्रोल्स ओवर एंड रिव्यू द कंप्यूटर सिस्टम्स इवन द लॉक्स, मतलब मॉक्स भी अगर मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं और ऐसे सिस्टम्स पे कंट्रोल्स नहीं लगाए जा रहे हैं, ऐसे सिस्टम्स ऑफ द कंट्रोल्स नहीं लगाए जा रहे हैं। इनएडिक्वेट एक्सेस है कंट्रोल्स के ऊपर, मतलब कोई भी आके एक्सेस कर जाए ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स को, और वैसा कुछ हो रहा है जिसके अंदर इंक्लूड होता है कंट्रोल्स ओवर एंड रिव्यू द कंप्यूटर सिस्टम, और रिव्यू करना है कंप्यूटर सिस्टम्स को, कंट्रोल लगाना है कंट्रोल लगाने हैं सिस्टम्स पे, एंड लॉग्स भी बनाना है। वैसे सब अगर लॉग्स मॉक्स भी बन नहीं रहे हैं तो कोई भी आके कोई भी एक्सेस करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है यहाँ, और उस वजह से भी फ्रॉड हो सकता है।